हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के कंप्लीट सीरीज के एक और चैप्टर के एक और पार्ट में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अपने इस चैप्टर नंबर 10 यानी कि सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया नामक चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं और उसमें जो 53 क्वेश्चंस थे उनको हम कवर कर चुके हैं। उसके आगे के 53 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सेकंड पार्ट में करेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 10 पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ वुलर लेक रिलेटेड चीजें पूछी थी कि भैया वो वुलर लेक की जो रिवर सोर्स है उसका नाम बताइए, तो मैंने वहां पर आपको झेलम का नाम बताया था। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कि वुलर लेक की लोकेशन बताइए, दिए गए चार विकल्प में से कहां पर है। इस पर भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो वुलर लेक है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं कहूंगा वो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आप लोग चर्चा में सुनते होंगे, बंदीपुरा, जहां पर कुछ कुछ इवेंट्स आप लोगों को जान ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी लोकेशन हमारा इन चार विकल्प में से क्या हो जाती? जम्मू एंड कश्मीर हो जाती। इसको रमसार वेटलैंड के रूप में भी रिकॉग्नाइज करा गया है, जो कि इकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक रोल्स के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इन चार विकल्प में से बताइए कि कौन सी है। देखो, आप लोगों को ऑलरेडी मैं पीछे बताकर आया था कि वुलर लेक आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारे देश की, ठीक है। वो उसको तो आंसर नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून के रूप में आपको उड़ीसा की नजर आएगी चिल्का लेक। तो इसको आपको ऑप्शन नंबर बी के रूप में आंसर करना है। और ये भी देख लीजिएगा कि चिल्का लेक इन उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य का भी आपको यहाँ पर साथ में ही एसोसिएशन दिया है। तो इसको अलग सवाल में याद रखने की जरूरत नहीं है कि बताइए चिल्का लेक की लोकेशन क्या है, या फिर दिए गए चार विकल्प में से कौन सी लेक उड़ीसा में लोकेटेड है। तो ये आपको जो सुपरलेटिव रूप में इन्होंने पूछा, वो पूछा कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, उसमें हमें उड़ीसा की चिल्का लेक का नाम याद रखना है। आगे बढ़ेंगे भाई। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो आप लोगों के साथ स्टैटिक जीके का एक चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने हमारे देश का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर चर्चा करी थी। और वहां पर भी मैंने इस लेक के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। ये आपको नजर आएगी वेमनाड लेक। बहुत ही कॉमन सा सवाल है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये लॉन्गेस्ट लेक है, यानी कि इसका जो स्ट्रेच है वो काफी लेंथी है। तो वो टोटल लेंथ जिस स्ट्रेच में ये आपको आपकी झील फैली हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से इसको लॉन्गेस्ट लेक के रूप में हम जानते हैं, वो है 96 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो याद रखिएगा, ये वाली बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, इसकी लोकेशन क्या है। ये भी याद रखिएगा, लोकेशन है केरला। ठीक है, चलिए। वेमनाड लेक की लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है? अब मुझे नहीं लगता किसी को भी इस सवाल को आंसर करने में समस्या आएगी। अभी पीछे हमने जाना था कि केरला राज्य के अंदर वेमनाड लेक, जो कि लार्जेस्ट लेक है आपकी हमारे देश की, लोकेटेड है। अरेबियन सी के साथ में ये पैरेलली आपको फ्लो करती हुई नजर आती है। टोटल लेंथ भी हमने जानी थी 96 किलोमीटर। आगे बढ़े भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सभी लोगों ने अगर कभी भी ज्योग्राफी का डिस्कशन पढ़ा, इवन आपने ज्योग्राफी का डिस्कशन भी नहीं पढ़ा है ना, और आप हमारे अर्थ के ओरिजिनेशन की बात करते हैं, उसके बारे में कोई भी अगर थ्योरी सामने आती है, उस पर चर्चा करते हैं, तो डेक्कन प्लेटो का नाम आपको सुनने के लिए मिलता है। ये जो डेक्कन प्लेटो है या फिर दक्कन का पठार है, ये वास्ट एरिया को कवर करता है, जो कि हमारे साउदर्न और सेंट्रल इंडिया के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा, जियोलॉजिकली ये कौन सी रॉक के फॉर्मेशन से तैयार है? बेसल्ट रॉक के फॉर्मेशन से तैयार है, जो कि प्राचीन समय में वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी ना, उससे ये बना है। इसके अलावा एक और सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों के साथ। मान लीजिए कि कल कोई नए आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछना हो कि दिए गए चार विकल्प में से कौन सा राज्य डेक्कन प्लेटो के अंदर शामिल नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेक्कन प्लेटो के अंदर कौन कौन से राज्य का जो एरिया है वो आपका इन्वॉल्व नजर आता है। तो महाराष्ट्र का सबसे पहले नाम लेंगे इसमें, दूसरे नंबर पर कर्नाटका रहेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आप इन पांच राज्यों को याद रखिएगा, जो कि मिलकर आपके इस डेक्कन प्लेटो के कंप्लीट एरिया को कवर करते हैं।
भारत के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की बात हो, या फिर भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करने की बात हो, तो ये आपका जो डेक्कन प्लेटो है वो बेहद इंपॉर्टेंट काम अदा करता है। और इवन जो हमारे कंट्री का नॉर्थ और साउथ डिवीजन है ना, वो भी इस डेक्कन प्लेटो से डिसाइड होता है। तो ये आपका डेक्कन प्लेटो रहेगा, जिसको हमने लार्जेस्ट पठार के रूप में हमारे देश का जाना। चलिए भाई, विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है वो इन चार विकल्प में से बताना है कौन सा है। बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सवाल है। सबसे पहली चीज आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए कि सी लेवल से कितना ऊपर है। तो 3256 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड ये जो आपका लद्दाख के अंदर एयरपोर्ट है, जिसका नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ये बनता है हाईएस्ट एयरपोर्ट हमारे देश का। इसको इंडियन एयरफोर्स और जो हमारी सिविल एविएशन है ना, उन्होंने जॉइंटली मिलकर इसको यूज करते हैं, और इस पर जितने भी काम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखेंगे कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जिसकी लोकेशन कहां पर है? लद्दाख के लेह में, लेह डिस्ट्रिक्ट में। इसकी हाइट कितनी है वो भी हमने जान दिया। कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की सिचुएशन आप लोगों से पूछ रहे हैं। सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे, सर जी लद्दाख में था, ये तो अभी आपने पीछे बताया था। तो लद्दाख यूटी की कैपिटल जो लेह है वहां पर ही आपका लोकेटेड है, और इम्पोर्टेंट है सप्लाई वगैरह के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट काम करता है। विच इज द टॉलेस्ट ब्रिक टावर इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंची ऊंची ईंट की मीनार कौन सी है? ब्रिक टावर का नाम बताना है। तो जब कभी भी ब्रिक टावर का नाम सुनने मिले तो 72.5 मीटर टॉल जो कुतुब मीनार है, उसको हम वर्ल्ड की टॉलेस्ट, इवन वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट के रूप में जानता है, ईंट की बनी हुई। ये वाली बात आपको सबको पता है कि 1192 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने रेड स्टोन को यूज करके और मार्बल को यूज करके इसको बिल्ड करवाया था। तो याद रखेंगे भाई, कुतुब मीनार इज दी टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट इन द वर्ल्ड, जिसकी टोटल हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। Qutub Minar in Delhi is the tallest brick minaret in the world. Which of these kings did not contribute to its construction? इसमें से पूछा है कि कौन से शासक ने इसके कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान नहीं दिया। देखो, जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का, वो शुरू होता है किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, 1192 में। फिर उसके बाद ऐबक की हो जाती है डेथ, और इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश, वो इसको कंप्लीट कराता है इसकी डेथ के बाद। इवन इल्तुतमिश के बाद भी जो फिरोज शाह तुगलक था 14th सेंचुरी के अंदर, वो इसको रिस्टोर भी कराता है, मतलब इसको दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम वाम कराता है। तो आपका फिरोज शाह तुगलक का संबंध रहेगा इससे, कुतुबुद्दीन ऐबक का रहेगा, और इल्तुतमिश से रहेगा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का संबंध नहीं है यार इससे। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट जाएगा। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम लोकेटेड है, बताइए कहां पर? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है कहां पर? इसको ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम के रूप में एशिया का, मैं ये भी कहूंगा एशिया का, क्या ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम एशिया का, ये है म्यूजियम कहां पर? कोलकाता के अंदर। इसको एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित करा गया था 1814 में। तो इसके अंदर जो इसके एंटीक हैं, कई सारे फॉसिल्स, ममीज, पेंटिंग्स, आर्मर्स और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो कोलकाता में ये लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया? अभी मैंने आपको पीछे नाम नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लोकेशन ही बताकर छोड़ दिया था। तो अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, वो कोलकाता के अंदर था। तो आंसर आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, इसे कहा जाता है इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। एशिया का लार्जेस्ट म्यूजियम कलेक्शन ये होल्ड करता है अपने पास। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें, आर्कियोलॉजी, आर्ट, क्राफ्ट, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब इस म्यूजियम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका रहेगा। द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर इन चार विकल्प में से बताइए कौन सा है? देखो, आप लोगों ने कई प्रकार के
जो केव टेम्पल है उनके बारे में सुना होगा, लेकिन ये जो केव टेम्पल है ना, इसमें आपको 16 केव्स नजर आती हैं। और जो कैलाश टेम्पल है, ये लार्जेस्ट मोनोलिथिक केव टेम्पल है जो कि पूरे विश्व में देखने के लिए मिलता है। तो ये औरंगाबाद के पास देखने के लिए मिलने वाली जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज इन एलोरा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसका नाम शुमार है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए भाई, एलोरा की जो गुफाएं हैं कौन से राज्य के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कि ये औरंगाबाद के पास में, संभाजी नगर के पास में है, तो ये आपका जो महाराष्ट्र राज्य है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। इसमें आपको बुद्धिस्ट और हिंदू और जैन केव्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि इनके रिलीजियस हार्मनी को हाईलाइट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? इनमें से भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? देखो, 1950 में इसको गठित करा गया था। नाम है परमवीर चक्र। इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये किस लिए दिया जाता है? जो मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस होता है ना एनिमी की प्रेजेंस में, उसको ये दिया जाता है परमवीर चक्र। जैसे ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आपने एक नाम सुना होगा क्या, विक्टोरिया क्रॉस। ये विक्टोरिया क्रॉस के जैसा ही आप इसको इक्विवेलेंट मान लीजिए परमवीर चक्र को। ठीक है, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अभी मैंने पीछे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड का आपका हाईएस्ट ऑनर बताया था परमवीर चक्र। इस बार मैंने पूछा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का जो हाईएस्ट ऑनर है वो कौन सा है, तो इसमें आपको नजर आएगा अशोक चक्र। तो अशोक चक्र इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जिसको कब स्थापित करा गया था? 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये दिया जाता है मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और प्री एमिनेंट एक्ट, जो कि सेल्फ सेक्रीफाइस को लेकर आपका किया जाता है। सिविलियंस या फिर मिलिट्री पर्सनल, दोनों को ये दिया जाता है अशोक चक्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया? इनमें से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? सबसे लंबा, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी, अगर किसी को भी ट्रैवल करने का थोड़ा सा शौक है। ये लगभग जो इसकी लेंथ है ना, वो 1350 किलोमीटर है, जो कि इसको लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाता है हमारे देश का। ये 8 लेन है, 8 लेन, जिसको 12 तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करता है। 1350 इसकी लेंथ है। ठीक है, चलिए भाई, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट गेटवे ऑफ विक्ट्री बुलंद दरवाजा? किस शासक ने विजय का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा बनवाया था? सभी लोगों को पता है कि अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था 1601 के अंदर। बुलंद दरवाजा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गुजरात के ऊपर ये ना विजय अपनी स्थापित करके आया था, उसी की कमेमोरेशन में, उसी की याद में इसने बनवा लिया। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? फतेहपुर सीकरी में ये आपका लोकेटेड है। लगभग 54 मीटर इसकी आपको हाइट देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसको हाईएस्ट गेटवे ग्लोबली बनाता है। चलिए, बुलंद दरवाजा कौन से शहर में है? ये वाली बात अभी मैं आपको पीछे बताकर आया। फतेहपुर सीकरी के अंदर ये जामा मस्जिद का एक मेन एंट्रेंस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जामा मस्जिद का क्या है ये? मेन एंट्रेंस। फतेहपुर सीकरी के अंदर लोकेटेड आपका बुलंद दरवाजा। अकबर ने इसको कब बनवाया था? 1601 में। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्यों बनवाया था? गुजरात के ऊपर इसने विजय प्राप्त करी थी, उसको लेकर बनवाया था। द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा गुम्मद बताइए, दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा है? तो गुम्मद का कभी भी बात हो तो यहां पर आपको गोल गुम्मद का नाम याद रखना है। गोल गुम्बज का, गोल गुम्बज कहां पर लोकेटेड है? ये कर्नाटक के बीजापुर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है गोल गुम्बज, जो कि वर्ल्ड की
लार्जेस्ट मेसनरी डूम में अपना नाम शुमार करती है। इसको 1656 के अंदर कंस्ट्रक्ट कराया गया था, किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। गोल गुम्बज, लोकेशन जान ली, कब बनवाया गया, किसने बनवाया ये जान लिया, और ये क्या है? लार्जेस्ट डोम है देश का, ये भी हमने जान लिया। इसका डायामीटर लगभग 44 मीटर का है। तो ये कि बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, याद रखेंगे इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोल गुम्बज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया लोकेटेड? अभी पीछे बताकर आया था, गोल गुम्बज आपका कर्नाटक के बीजापुर के अंदर लोकेटेड था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आदिल शाही डायनेस्टी के आदिल शाह, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था, ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। इनमें से कौन सी इज द मैजेस्टिक मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह? इसमें से मोहम्मद आदिल शाह का भव्य मकबरा कौन सा है? तो अगेन गोल गुम्बज, अभी बात करके आए थे हम पीछे। तो 17वीं शताब्दी के मिड में इसको बिल्ड कराया गया था, और ये गोल गुम्बज क्या है? एक मौजोलियम है जो कि इसी सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ठीक है, इसको एक निकनेम भी दिया जाता है। अगर आपसे कल को पूछा जाए कि बताइए ब्लैक ताजमहल ऑफ बीजापुर ये किसको दिया गया है, तो ये इसी गोल गुम्बज को एक निकनेम दिया गया है, इसकी ग्रैंडियर की वजह से। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज बिगेस्ट जू? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इन चार विकल्प में से कौन सा है? तो देखो भाई, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। नाम है इसका श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। तो बाई एरिया ये आपका लार्जेस्ट एरिया है, जो कि लगभग 5,500 एकड़ में फैला हुआ है। और आंध्र प्रदेश की जो तिरुपति सिटी है, ये याद रखिएगा, तिरुपति सिटी इसके अंदर, ये आपका चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखेंगे इसको। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? यानी कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम बताइए इन चार विकल्प में से। देखो, ये टोटल लेंथ आप लोगों को याद रखनी है, लगभग 11.2 किलोमीटर लेंथ की आपकी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है भारत देश की, जिसको हम जानते हैं पीर पंजल टनल के नाम से। ठीक है, और भी कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि इसको बनिहाल किजुंग टनल के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बनिहाल काजीगुंड, बनिहाल काजीगुंड टनल के नाम से इसको जाना जाता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है, जिसकी टोटल लेंथ मैंने आप लोगों को बताई 11.2 किलोमीटर। तो याद रखेंगे इसको, 2013 में इसको ओपन करा गया था, आपको अगर याद हो। ये ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है, जो कि रिलायंस का जो स्नो प्रोन पास है उसको क्या करता है? रिप्लेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? इनमें से भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम बताइए भाई। इसको रेहंद रिजर्वॉयर के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक आपको हिंट दे देता हूं यहां पर, रेहंद रिजर्वॉयर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो बताइए, तो इसको फॉर्म करा गया था रेहंड डैम पर, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ता है। तो ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक के रूप में हमारे देश के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये आपको देखने के लिए मिलती है, याद रखेंगे इसको। अभी जिस गोविंद बल्लभ पंत सागर की हमने बात करी थी, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, इसकी लोकेशन उन्होंने पूछी है, तो मैंने आपको यूपी के सोनभद्र में इसकी लोकेशन बताई थी। आसान है। इसको डैम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया गया था 1962 के अंदर, जो कि एमपी और यूपी की बॉर्डर पे देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यूपी के अंदर ही आता है। विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऊंची झील का मतलब हो गया जो कि सबसे ज्यादा हाइट पर आपको लोकेटेड नजर आएगी। अब इसकी जो हाइट है वो है 6210 मीटर, यानी कि समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर ये आपको देखने के लिए मिलती है, और इसको मल्टीपल नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको सिक्किम के अंदर जाना जाता है सोलामो। मैं यहां पर लिख देता हूं, सो लामो लेक। कौन सी लेक है? ये है चोलामू झील, चोलामू लेक।
याद रखिएगा ये क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है। लेकिन इंडिया की हाईएस्ट लेक में अगर नाम पूछा जाए तो आपको इसी छोलामू लेक का नाम याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से कौन सी वो नदी है जो कि तीस्ता रिवर का सोर्स है। तो इसी आप छोलामू लेक को याद रखिएगा, ये तीस्ता रिवर का सोर्स है। ये वाली बात हो सकता है आपसे कल को पूछ ले। वैसे मैंने जब ड्रेनेज सिस्टम का डिस्कशन किया था, तीस्ता रिवर पर बात कर रही जा रही थी, जो कि एक मेजर हिमालयन वाटरवे है, उसकी मैंने जो ओरिजिनेशन सोर्स पॉइंट थी वो मैंने आपको यही छोलामू झील ही बताई थी। ठीक है। तो ये ज्यादातर फ्रोजन ही रहती है, ऑल्टीट्यूड जोन काफी इसका प्रोटेक्टेड हाई लेवल पर है इसलिए। अभी जिस छोलामू झील की हम बात कर रहे थे, पूछ रहे हैं इस वाले सवाल के अंदर के कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, और इस राज्य के अंदर इसको एक और नाम दिया जाता है। वो नाम मैंने आपको कौन सा बताया, सोलामो। ये सिक्किम के अंदर इसको इस नाम से जाना जाता है, और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये आपकी जो लोकेटेड झील है वो कहां पर है, वो सिक्किम राज्य के अंदर है। तो यहाँ पर सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्दर्न सिक्किम का एक ना मंगन डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर आपकी पड़ती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया हमने पूछा। इन इंडिया मतलब होली कंप्लीटली अगर कोई आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है तो इसमें आप वो मत ढूंढने लग जाना जो आपको नेपाल का एवरेस्ट का नाम पूछ लिया जाता है या फिर केटू की बात होती है। अगर इंडिया के हाईएस्ट पीक की आपसे एंटायरली नेशनल बॉर्डर्स के अंदर पूछा जाए तो उसमें आपको कंचनजंगा का नाम याद रखना है। प्लीज इसको याद रखिएगा। इसकी हाइट कितनी है अभी, ये लगभग 8,500 मीटर या फिर 8.5 किलोमीटर, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है भाई, बताएगा कोई। माउंट एवरेस्ट लगभग 8.8 किलोमीटर का है, या फिर 8,800 मीटर का बोल दीजिए। तो वो माउंट एवरेस्ट की है, जो कि नेपाल चाइना के बॉर्डर पर है, वो इंटायरली इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है। कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन, देखो आसान है, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि 8.5 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड या फिर 8,500 मीटर की ऑल्टीट्यूड तक आपका कंचनजंगा जो है वो आपका कहां पर पड़ता है, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर पड़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा यार आपका। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे हम इस कंचनजंगा का नाम बार बार सुनते हैं, बताइए ये क्या है। तिब्बतियन लैंग्वेज में इस कंचनजंगा का एक्चुअली में मतलब क्या है, ये सिंबलाइज करता है 5 पीक्स को, और इसको कहते हैं हम 5 ट्रेजरर्स ऑफ स्नो। तो यहां पर लिख लीजिएगा 5 ट्रेजरर्स ऑफ स्नो। ये है कंचनजंगा का तिब्बतियन लैंग्वेज में जो एक मायना है। ठीक है। कंचनजंगा की लोकेशन पूछा जा रहा है कौन से राज्य में है, तो भारत का कौन सा राज्य आपको यहाँ पर नजर आएगा, सिक्किम। तो इंडियन साइड में कंचनजंगा लाई करता है एंटायरली सिक्किम राज्य के अंदर। ओके। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, बेहद आसान सवालों में से एक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सभी लोग इसमें आंसर करेंगे सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस किस के संगम से बनता है, तो इसमें आपको किस किस का संगम देखने के लिए मिलता है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और मेघना का। ये 3 नदियों के संगम से लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर स्ट्रेस्ड ये आपका डेल्टा क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे विश्व का। रेवरन डेल्टा आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो बंगाल टाइगर्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इन विच स्टेट इज दिस सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड, अभी जिस सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने जाना था कि विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से तैयार हुआ था, ये भारत के कौन से पोर्शन के अंदर पड़ता है, तो वहां पर आपको नजर आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है। इंटायरली वेस्ट बंगाल के अंदर आपको इंडियन पोर्शन का जो अगर हम बात करें वो देखने के लिए मिलेगा। फिर ये बांग्लादेश के तक की भी एक्सटेंड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रीजन के अंदर ये आपका इंक्लूडेड है, याद रखेंगे इसको। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग रिवर्स, ऑलरेडी चर्चा करी थी हमने, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला दिया गया विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेघना रिवर भी इसके अंदर आपका कवर करती है बे ऑफ बंगाल के पास में, बट यहाँ पर क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र इन्होंने दिए हैं तो इन दोनों को हम आंसर कर देंगे। ठीक है जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज,
भारत का सबसे लंबा पुल नाम बताइए इन चार विकल्प में से। शायद आप लोगों को पता होगा, अभी 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। आई होप आपको याद होगा। इसको हम कहते हैं अटल सेतु। अटल सेतु को लेकर एक और नाम आपका पूछा जाता है कि बताइए अटल सेतु का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, भूपेन हजारिका सेतु, ये दूसरा नाम है आपके इस अटल सेतु का। और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई? इसकी टोटल लेंथ याद रखिएगा, 9.5 किलोमीटर लेंथ का ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज हमारे देश का। इसी में से एक और सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए ये जो आपका ब्रिज है जिसको हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से, अटल सेतु के नाम से जान रहे हैं, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? तो असम के अंदर एक जगह है ढोला, ये इसे कनेक्ट करता है किसको? अरुणाचल प्रदेश के सादिया से। ये भी याद रखना है आपको। सादिया जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम करता है। एक और सवाल मैं आपके इस अटल सेतु या फिर भूपेन हजारिका सेतु से रिलेटेड पूछूंगा कि बताइए कि ये जो आपका पुल बनाया गया है ये कौन से रिवर पर बनाया गया है? तो हम इसमें आंसर करेंगे लोहित रिवर। और एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये जो लोहित रिवर है ये कौन सी नदी की मेजर सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? तो लोहित रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। 2017 में इसको स्थापित करा गया था। और मिलिट्री की जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है, सो दैट के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर किसी भी बात को डिले ना हो, इसको इसलिए तैयार करा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ढोला सदिया ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ढोला सदिया रिवर या फिर ढोला सदिया ब्रिज, इसको अटल ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज, आप जो भी बोलना चाहें। मैंने पीछे बताया था ना, ये लोहित रिवर पर आपका लोकेटेड था, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो याद रखेंगे इसको। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल इन चार विकल्प में से बताइए कौन सा है? देखो, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 4.94 किलोमीटर है। और ये आसाम के अंदर ना, ये ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस इसको तैयार करा गया है। और इसी से इंडिया का लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज का नाम अपने साथ रहता है। इसको कहते हैं भाई बोगी बील ब्रिज। हाँ, अब इस ब्रिज को लेकर एक और सवाल है, आपसे पूछेंगे कि बताइए किस किस को करेक्ट करने का काम करता है। तो असम का जो डिब्रूगढ़ है, इस डिब्रूगढ़ को एक कनेक्ट करता है किससे? धेमजी डिस्ट्रिक्ट से। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि कैरी करता है कौन सा नेशनल हाईवे? NH-15 हाईवे। ये ड्यूअल रेलवे ट्रैक आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो 2018 में इसको इनैगुरेट किया गया था, सो दैट की कनेक्टिविटी और जो स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी है ना, उसको इंप्रूव किया जा सके। बोगीबेल ब्रिज। द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबेल इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अभी जिस पर हमने पीछे चर्चा करी थी, मैंने बताया था ना, ये ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस इसको बिल्ट करा गया है असम के अंदर। इस पर और एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करनी है। लगभग 5 किलोमीटर की लेंथ है, ये भी याद रखिएगा। एग्जैक्ट लेंथ इसकी 4.94 किलोमीटर है। ठीक है। बोगीबेल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फिर से वही वाली बात, अभी पीछे बता कर आया था, असम राज्य के अंदर अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर इसको बनाया गया है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, जो कि ऑल्टीट्यूड 2258 मीटर पर लोकेटेड है? और इसकी लोकेशन आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप लोगों को इसका याद रखना है, ये वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग हिल्स है, ये यहां पर लोकेटेड है। नाम है इसका घूम स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन। ये याद रखना है अभी आपको। यूनेस्को की इंस्क्राइब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंदर ये आपका लाई करता है। और काफी पॉपुलर स्पॉट भी है ये टूरिज्म के लिए। काफी सीनिक व्यूज यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हम बात कर रहे थे घूम रेलवे स्टेशन की। आगे बढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम इन इंडिया? बताइए सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम भारत का इन चार विकल्प में से कौन सा है? तो आपने एमपी बिरला प्लेनेटेरियम की बात सुनी होगी, जो कि कहां पर लोकेटेड है जी? कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट है इवन एशिया के अंदर भी। अगर इन इंडिया की जगह पर मैं यहाँ पर एशिया भी कर दूं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है।
इसको सांची स्तूप के बाद डिजाइन किया गया था, फिर प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा इसका ओपनिंग करी गई थी 1963 के अंदर। इसमें जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं प्लानिटेरियम म्यूजियम्स के कटिंग एज वाले, उनको दिखाया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके आते हैं। तो क्या नाम है भाई इसका? बिरला प्लानिटेरियम। लोकेशन क्या थी? कोलकाता। बिरला प्लानिटेरियम इंडियाज लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मुझे लगता है अब आपको क्लियर रहेगा। कोलकाता के वेस्ट बंगाल में इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी। आसान है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है? देखो, आपका ना एक रेन गेज होता है, उस रेन गेज में जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम गिरता है ना, उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस पर सबसे ज्यादा रेन डेंसिटी कलेक्ट करी जा रही है। तो अगर उसका नंबर आपसे पूछा जाएगा तो पहले तो देखो, इसका नाम सभी को पता है, मौसम राम। और जो नंबर ऑफ में इसका एनुअल रेनफॉल होता है वो लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर एनुअली होती है। और इसको ये वेटेस्ट प्लेस बनाता है हमारे देश का, जो कि मेघालय के अंदर है। तो ये कहां पर है भाई? मेघालय में है, याद रखिएगा। एक और सवाल मान लीजिए कल को अगर ये आपसे पूछा, देखो ये वाला तो सवाल आपको पता है, ज्यादातर लोगों को पता होता है। अब वो कल को ये पूछ लें कि जो इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है मेघालय का, मौसम नाम बताइए दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी हिल्स के ऊपर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है खासी हिल्स के ऊपर। ये भी याद रखिएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के नाम आजकल काफी जगह पर पूछे गए हैं, तो ये वाली बात भी आपसे ये लोग पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेम ऑफ द स्टेट हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज? अभी मैंने आपको बताया था मौसम राम। मौसम राम की भी बात हो या फिर जो चेरापूंजी है, ये दोनों आसपास में ही है। चेरापूंजी नॉर्थन साइड में पड़ता है थोड़ा मौसम राम की, और ये वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेट में आपको नजर आते हैं। और ये राज्य मैंने अभी पीछे आपको बताया था मेघालय। खासी रेल के यू नो एक तरीके से रेनफॉल को ये बूस्ट करता है यहाँ से, क्योंकि ओरोग्राफी लेफ्ट मानसून का उठता है। तो मेघालय राज्य आपका याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव द लीस्ट रेनफॉल इन ईयर? निम्नलिखित में से किस स्थान पर साल भर में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? ज्यादातर लोग ना इसमें, वैसे इन्होंने ऑप्शन में उस तरीके की बात दी नहीं है, राजस्थान की तरफ ध्यान देता है, लेकिन आप लोगों को इसमें आंसर करना है लेह। लेह के अंदर एनुअल रेनफॉल का जो टोटल नंबर है ना, वो सिर्फ 100 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है लद्दाख रीजन के अंदर। कोल्ड डेजर्ट का एक तरीके से लद्दाख का आप इसको बोल दीजिए। तो ये आपका लीस्ट रेनफॉल रिसीव करता है एक साल के अंदर, ले। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड एट? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस स्थान पर आयोजित करा जाता है? देखो बिहार के अंदर ना एक मेला पड़ता है जिसको कहते हैं सोनेपुर मेला। याद रखिएगा, ये गंगा के संगम के पास में आपको ये लार्जेस्ट एनिमल फेयर नजर आता है। बहुत सारे ट्रेडर्स और बायर्स एलिफेंट को लेने के लिए, कैटल्स को लेने के लिए, बर्ड्स को लेने के लिए इसको यूज करता है। अब अगर आप लोगों से इसी मेले को लेकर पूछा जाए कि भाई इसका जो ओरिजिन है, ये कब से इसको यू नो आपका ज्यादा चर्चित आप मानते, तो इसको ना अकबर ने विजिट किया था 16th सेंचुरी के अंदर, और कब से ये और ज्यादा फेमस हो गया था। तो याद रखेंगे सोनेपुर बिहार का मेला। विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा जो सभागार है वो बताइए कौन सा है? तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है पहले मुंबई, और मुंबई के अंदर आपको ये नजर आएगा श्री क्षण मुखनंदन हॉल। ये क्या है? सबसे बड़ा सभागार है, ऑडिटोरियम। तो लगभग 3700 से लेकर 5000 सिटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि इसको इंडिया का लार्जेस्ट हॉल बनाता है। इसको 1961 में ओपन करा गया था कि जो इंडियन क्लासिकल कंसर्ट्स होंगे या फिर कल्चरल इवेंट्स होंगे उनका आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा। तो एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट रहे हैं जिनका नाम पर इसको रखा गया है षणमुख नंदन हॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? नहीं लगता मुझे कोई भी इस सवाल को आंसर करने में 2 सेकंड लेगा। एसबीआई का नाम आप याद करेंगे। आज इसकी, आज मतलब अगर आप इस वीडियो को आज 8 अगस्त को देख रहे हैं तो इनकी अर्निंग रिपोर्ट भी आने वाली है आज, ठीक है।
तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक है। एसेट्स के आधार पर बात करें, इनके ब्रांचेस के आधार पर बात करें, या फिर इनके वर्कफोर्स के आधार पर बात करें, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ओरिजिन है उसको आप कहाँ से ट्रेस करते हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर बताया था कि 1806 के अंदर बैंक ऑफ कैलकाटा को स्टैब्लिश करा गया था और फिर इसको नेशनलाइज करा गया था 1955 में। तो उसी से इसके ओरिजिन है। लगभग 22,000 से ज्यादा इसके ब्रांचेस हैं ग्लोबली, जो कि अर्बन और रूरल एरिया दोनों एरिया को कवर करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को याद रखेंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग इज द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड? तो सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है, और आपका 2000 जो अभी 23 का वर्ल्ड कप था वो यहीं पर आयोजित हुआ था, जिसमें हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी है ना, वो 1,32,000 जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनकी है। इसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखोगे। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो सभी लोग इसमें मुंबई का नाम आंसर करेंगे। मोस्ट पॉपुलर सिटी, लगभग 1.24 जो पॉपुलेशन है सिटी लिमिट्स के अंदर मुंबई में आपको देखने के लिए मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? अगेन देखो, हमने ड्रेनेज सिस्टम जो डिस्कस किया था वहां पर भी इस पर बात करी थी। आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 1464 किलोमीटर की है भाई। गोदावरी हम इसकी बात कर रहे थे। इसको हम साउदर्न इंडिया की या फिर पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में जानता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसकी ओरिजिनेशन बताई थी, कोई बताएगा कहां से ओरिजिनेटेड थी ये? महाराष्ट्र के नासिक से इसका ओरिजिनेशन था। फिर उसके बाद ये पूर्वी दिशा में आपका मल्टीपल राज्यों से होकर गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर आपकी ऐड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच प्लेस इज कॉल्ड द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है? हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ये ईस्टर्न, मैं यहां पर लिख देता हूं, ईस्टर्न जो काराकोरम रेंज है ये यहाँ पर लोकेटेड है। इसकी जो टोटल ऑल्टीट्यूड हाइट है वो है 5400 मीटर। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो वहां पर स्टेशन रहती हैं। कब से? 1984 से। बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में उनको वहां पर रहना पड़ता है। सब जीरो टेम्परेचर का यहाँ पर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एवलांचेस आते हैं, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ये बहुत ही डेडली स्पॉट है। दोनों की सेनाओं की यहाँ पर उपस्थिति की वजह से इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। फास्टेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन इन इंडिया, भारत का सबसे तेज एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा है? बताइए भाई, सभी लोग आंसर करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। सभी को पता होगा, है ना? जो इसका ऑन एन एवरेज ट्रायल्स के दौरान स्पीड नोट करा गया था वो कितना करा गया था? 180 किलोमीटर पर आवर का। तो कॉमर्शियल रन के दौरान ये इतनी तेज नहीं चलती है। कॉमर्शियल रन के दौरान ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो ये आपको याद रखना है, फास्टेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये है भाई आपका आज का अंतिम सवाल। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। इधर आपको दिए गए हैं आपके अतिशयोक्ति यानी कि सुपरलेटिव्स और उनका संबंध यहाँ पर किस किस को दिया गया है वो। जैसे कि लार्जेस्ट एनिमल फेयर आप लोगों को बताकर आ चुका हूँ। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप लोगों को बताकर आ चुका हूँ। द लॉन्गेस्ट कैनल आप लोगों को बता चुका हूँ। द लार्जेस्ट डेल्टा आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर इनके साथ इसकी मैच करके इन ऑप्शंस में से बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि आंसर इसका क्या था। तो मित्रों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया डिस्कस करा। छोटा चैप्टर था। कंप्लीट स्टैटिक जीके के लगभग 40 चैप्टर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। 10 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इस पर एक कोर्स दिया गया है आपको स्टैटिक जीके का, उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के क्विजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। आप एक बार इस एप्लीकेशन को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका स्टैटिक जीके वाला कोर्स, ये आपको नजर आएगी। बहुत हेल्पफुल है। आपको टाइम पास करना है तो आप एप्लीकेशन पर जाकर अपने क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं।
जितनी भी बार आप देना चाहें उतनी बार क्विज दे सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा यूजर नेम है रॉबिन SIRG इंस्टाग्राम का। आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी होती है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। ये सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरे इस एप्लीकेशन पर आपको मल्टीपल कोर्सेज कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। एक बार इसको आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, आपकी तैयारी में इससे काफी हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए भी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।